Hello students, this is your science ma'am शालिनी मैम. वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल. सबसे पहले जिन लोगों ने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. इन केस आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करके मेरे को भेज सकते हैं. यू विल गेट द रिप्लाई. ओके, सो दिस इज़ द 5th चैप्टर ऑफ साइंस क्लास 9 CBSE, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम पढ़ेंगे सेल और उसकी ऑर्गेनेलीज और पूरे उनके फंक्शंस के बारे में. ठीक है, अब जब हम सेल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे को ये मालूम होना चाहिए बेसिकली सेल होता क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में, यानी कि कुछ तो कोरिलेशन दोनों के अंदर है ना. तो सेल यूनिट किसको कहते हैं? एक पार्ट को. ठीक है, फंडामेंटल मतलब बेसिक, जो बेस बनाता है. ठीक है, बेस. फंडामेंटल्स कहते हैं ना, आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए. किसी भी सब्जेक्ट के लिए कहते हैं, किसी भी टॉपिक के लिए कहते हैं पहले इसके बेसिक क्लियर करो, फंडामेंटल क्लियर करो. फंडामेंटल का मतलब हो गया जो बेस बनाता है. ठीक है, कोई बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग का बेस क्या होता है? ब्रिक्स होती हैं. ठीक है, पहले उसकी नींव रखी जाती है, फिर उसके ऊपर ब्रिक्स. तो आप ये थोड़ी कि ऊपर से बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे, बिल्डिंग तो आप बॉटम से ही स्टार्ट करेंगे ना. तो जो बॉटम से जब हम उसका बेस रखना शुरू करते हैं, ठीक है, तो ब्रिक बाय ब्रिक डेवलप होती है. इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो कौन से मिनिमम फंडामेंटल यूनिट से डेवलप होती है? दैट इज सेल. सो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, बिकॉज हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है. अब सेल कंबाइन करके बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू कंबाइन करके बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म. तो बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सेल से. देयरफॉर सेल इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अब अगर हमारे को सेल को डिफाइन करने के लिए आए तो कहा जाता है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मैंने अभी आपको कहा कि कोई बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ईंट से डेवलप होता है. ठीक है, 1 brick डेवलप्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, फिर 1 brick से 2 brick, फिर ऐसे उनको डेवलप किया जाता है पूरी बिल्डिंग को. इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए हमारे को जो बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, दैट इज सेल. ठीक है, तो हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेल. और फंक्शनल यूनिट, ठीक है भाई, अब कोई बिल्डिंग भी स्टैंड हो रही है तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो अच्छा फंक्शन करेगी, उतना ज़्यादा वो सर्वाइव करेगी. सेम विद द सेल. तो हमारी बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं, जितने भी डिफरेंट फिजिकल फंक्शन होते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, ऑल आर परफॉर्म बाय द सेल विच इज़ द बेसिक यूनिट. बेसिक यानी कि फंडामेंटल यूनिट. ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यानी कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सेल. बिकॉज मैनी सेल कंबाइन टू फॉर्म अ टिश्यू, tissue combine to form a organ combine to form a organ system, and organ system combine to form an organism. तो ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली उसका बेस क्या है? फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल. ठीक है, नाउ सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. ये चीज ध्यान रखने वाली है. सेल को फर्स्टली किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है. ठीक है, इन 1665. अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? एक्चुअली सेल के बारे में पहले कोई नहीं जानता था, सब ऑर्गेनिज्म को पता था. 1665 में रॉबर्ट हुक ने जब इसको डेवलप किया तो ही हैज सीन इट इन द सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप. अपना उस टाइम पे माइक्रोस्कोप इतने डेवलप नहीं थे जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब तो वेल डेवलप्ड है. उस टाइम पे नहीं थे, तो उन्होंने अपना ही एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया उसके अंदर और एक अपना सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया. उसके अंदर उन्होंने कॉक को ऑब्जर्व किया. अब कॉक क्या होता है? जो बार्क ऑफ ट्री होती है उसका एक पार्ट होता है, बार्क छाल जिसे कहते हैं पेड़ की, तो उसका एक पार्ट निकाला एंड दैट इज नोन एज कॉक. तो उसके सेल्स को बहुत पतली सी उसकी लेयर निकाली और उसको ऑब्जर्व किया सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया जैसे कि हनी कॉम होते हैं, हनी कॉम आपने देखा है ना, जो बी होती है, हनी बी होती है, उसका जो हनी कॉम होता है तो ये हेक्सागोनल शेप में होता है कुछ ऐसे. ठीक है, तो उन्होंने कुछ ऐसे से स्ट्रक्चर देखे अंडर द माइक्रोस्कोप, इस तरीके.
ठीक है। इस टाइप के उन्होंने स्ट्रक्चर देखे, हनीकॉम्ब भी ऐसे ही होता है। तो इन स्ट्रक्चर्स को उन्होंने नाम दिया सेल। सेल इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटा सा कमरा, ठीक है। तो उन्होंने इनको, क्योंकि ये छोटे छोटे रूम्स की फॉर्म में थे, जैसे हनीकॉम्ब के अंदर जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके अंदर भी अगर आप देखोगे, कभी किसी ने ऑब्जर्व किया हो, तो इसी तरह के छोटे छोटे से पार्टीशंस पाए जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने सेल इसको नाम दिया। एंड सेल इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज अ लिटिल रूम। तो छोटे छोटे रूम्स दिखाई दिए उनको, इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया सेल, ठीक है। तो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया था, कॉक के अंदर ऑब्जर्व किया था। कॉक इज द पार्ट टेकन फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री, जो छाल होती है पेड़ की। उसके बाद 1674 में ल्यूवेनहुक ने एक फ्री लिविंग सेल, दैट वाज नॉट अ लिविंग सेल, ठीक है, क्योंकि वो डेड पार्ट होता है प्लांट, आप आगे भी पढ़ोगे भी टिश्यू में। तो जो कॉक जो होता है वो एक तरह से डेड प्रोटेक्टिव पार्ट होता है, अपर लेयर होती है डेड होती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लिविंग जो सेल था वो ल्यूवेनहुक ने 1674 में, इन्होंने कब करा 1665 में, और ल्यूवेनहुक ने कब करा 1674 में ऑब्जर्व किया। डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर के अंदर फ्री लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। उसके बाद 1838-39 में स्केल्डन एंड सैक्वान ने अपनी सेल थ्योरी दी। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी दिस वाज द डेफिनेशन कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द बेसिक ऑफ लाइफ। कोई भी लाइफ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग थिंग है, उसका बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल। तो ये स्केल्डन और सैक्वान ने अपनी सेल थ्योरी प्रपोज की। अब इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट किए विर्चो ने। 1855 के अंदर विर्चो ने इंप्रूवमेंट किए। ये तो उन्होंने दी सेल थ्योरी, जिसमें उन्होंने बोला कि सेल इज मेड अप ऑफ, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड सेल, ठीक है। अब विर्चो ने इसके अंदर कुछ एक्सपैंड किया, उन्होंने इस सेल थ्योरी को एक्सपैंड किया और उन्होंने कहा कि जितने भी सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होते हैं। भाई सेल पहले होगा, उसके बाद वो डिवाइड होंगे और उसके बाद नए सेल डेवलप होंगे। तो विर्चो ने इसके अंदर एक पॉइंट इस सेल थ्योरी के अंदर और ऐड कर दिया। तो इन्होंने इसके अंदर एक एडिशन किया था कि दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो जितने सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप होते हैं, यानी कि उनके ही डिवीजन से डेवलप होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ सेल, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या करा है कि डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665, it is the structure and functional unit of life, this is the definition of cell, it was developed from the Latin word cell which means little room। सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर कॉक सेल के अंदर डेवलप देखा था इन्होंने, किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने। फिर लिविंग सेल जो फर्स्ट डिस्कवर किया गया था दैट वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहुक, ठीक है, इन द पॉन्ड वाटर। एंड 1838-39 में स्केल्डन एंड सैक्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज की। 1855 ने विर्चो ने इसको एक्सपैंड किया दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल की बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ा। नाउ नेक्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अब दो पार्ट कैसे हो गए, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर खाली एक सेल होता है, ओनली सिंगल सेल इज प्रेजेंट, दे आर नोन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स से जिनकी बॉडी बनी हुई होती है उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, सिंगल सेल, ओनली वन सेल, मेनी सेल्स, ओके। नाउ सबसे पहला डिफरेंशिएशन का पॉइंट हो गया, ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर खाली एक सेल प्रेजेंट होता है जो सब कुछ, उनकी जितने भी बॉडी फंक्शंस होते हैं वो सारे वही परफॉर्म करता है, ठीक है। ओनली वन सेल इज देयर, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, ऑल दीज, यूग्लिना, ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। सो दे द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी, चाहे वो रेस्पिरेशन का हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन का हो, चाहे वो आपका न्यूट्रिशन का हो, कोई भी फंक्शन हो, ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल ओनली। नाउ मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म,
दे हैव मल्टीपल सेल। अब उनके पास मल्टीपल सेल होते हैं। अब जिनके पास बहुत सारे सेल है काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो उनका सारा काम एक सेल तो करेंगे नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते क्या है। हैव मल्टीपल सेल्स दैट आर ग्रुप टुगेदर इन एन ऑर्गेनिज्म। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे वी ह्यूमन बींग्स आर मल्टी सेलुलर। अब हमारे अंदर कितने सारे सेल्स हैं विच आर ग्रुप टुगेदर, जो एक साथ ग्रुप किए गए हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। सो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेल्स आर देयर एंड इन यूनिसेलुलर ओनली सिंगल सेल इज देयर, ठीक है। तो इसका आप लिख सकते हो एग्जाम्पल मैमल्स, ऑल बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ठीक है, दीज आर मल्टी सेलुलर etc. Okay, now there is no division of labor. डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है? बहुत कॉमन से एग्जांपल देती हूँ, आपके घर का भी दे देती हूँ, स्कूल का भी दे देती हूँ। आप लोगों का स्कूल में वर्क क्या है? स्कूल में वर्क है आपका पढ़ने का। प्रिंसिपल सर या मैम का वर्क क्या होता है? पूरा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन देखना कि टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे वर्किंग हो रही है, कैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। देन बिलो देम कोऑर्डिनेटर्स आर देयर, दे विल सी द ओवरऑल विंग, एक स्पेसिफिक विंग उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। फिर कोऑर्डिनेटर के नीचे टीचर्स होते हैं, क्लास टीचर्स होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक क्लास इन सेक्शन प्रोवाइड किया जाता है जो उनका ओवरऑल वर्क देखते हैं। तो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन द स्कूल। इन द सेम वे देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन आवर बॉडी, ठीक है। बट सिंगल सेल के अंदर जब एक ही सेल है तो क्या एवरी फंक्शन हैज टू परफॉर्म बाय, ठीक है। तो अब जिसके घर में कोई सर्वेंट नहीं है, कोई मेड नहीं है, तो क्या होगा? सारा काम वही तो करना करेगा। तो इसी तरीके से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओनली सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन। अब कोई चारा ही नहीं है उसके पास। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। अब हम अपनी ही बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास, मैंने अभी आपको स्कूल का भी एग्जांपल दिया, उसी से कोरिलेट करके अपनी बॉडी का एग्जांपल देते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर एक स्पेसिफिक सेल है, स्पेसिफिक। अब जो आइज के सेल है उनकी क्या है? विजन को कंट्रोल देखना हमारा। ईयर्स के जो सेल हैं उनका काम क्या है? हियरिंग का, ठीक है। तो स्किन के जो सेल है उनका क्या काम है? हमारे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, हमारे को फील करवाना, ठीक है। न्यूरॉन सेल क्या है? हमारी बॉडी का पूरा कोऑर्डिनेशन करना। तो हर स्पेसिफिक सेल का देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, दे हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म, ठीक है, क्योंकि वी हैव अ मल्टीपल सेल्स। बट व्हेन देयर इज ओनली सिंगल सेल देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। सो हियर डिवीजन ऑफ लेबर इज डन। हर स्पेसिफिक सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। जैसे स्कूल में भी बताया, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, टीचर्स, स्टूडेंट्स, क्लास टीचर, सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। मेड्स, पियंस एंड स्वीपर्स, इन सबका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, अपना अपना फंक्शन है। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। अब स्वीपर का काम कोई टीचर नहीं करेगी, टीचर का काम कोई स्वीपर नहीं करेगा, ऑब्वियसली। ऐसे हमारी बॉडी में अब जिन सेल से हम विजन करते हैं उन सेल से हम हेयरिंग नहीं कर सकते। जो स्किन के सेल है वो हमारे को साइट के लिए काम में नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म डाई व्हेन द सेल फिनिश, ठीक है। जब सेल फिनिश हो जाता है ऑर्गेनिज्म भी डेड हो जाएगा। अब एक ही सेल है, अब वही फिनिश हो गया तो ऑर्गेनिज्म की डेथ अपने आप हो जाएगी, बिकॉज एक ही सेल है दैट स्टार्ट द लाइफ एंड एंड्स द लाइफ, ठीक है। बट अगर सेल यहाँ पर एक आध रप्चर हो भी गया, हमारी बॉडी में रोज नए सेल, कभी चोट लग जाती है, कभी वूंड लगते हैं, रोज नए सेल डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म डू नॉट डाई। नहीं होता मल्टी सेलुलर के अंदर कि कुछ सेल रप्चर हो गए तो उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वन सेल टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। एक ही सेल जो होता है वही रिप्रोडक्शन करता है, वही न्यूट्रिशन करता है, वही एक्सक्रीशन करता है। जब सेल ही एक है तो ऑल द फंक्शन विल बी परफॉर्म बाय दैट। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर स्पेशल जर्म सेल होते हैं जो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं। अब इनके पास तो एक ही सेल है तो एवरी फंक्शन विल बी परफॉर्म बाय दिस। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशल जर्म सेल्स आर प्रेजेंट, उन्हें जर्म सेल कहते हैं, ठीक है, गैमीट्स कहते हैं, जो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है शेप एंड साइज ऑफ द सेल। अब मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर हमने पढ़ा, अब हमारे को लगेगा कि यूनिसेलुलर सब एक जैसे होंगे, सबका शेप और साइज एक जैसा होगा, और मल्टी सेलुलर में सब एक जैसे शेप और साइज के होंगे, ऐसा नहीं होता। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी डिफरेंट शेप और साइज के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है।
अब जैसे मसल सेल है हमारी बॉडी में, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आ रहे हैं, नर्व सेल, मसल सेल, ठीक है, स्किन के ऊपर एपिथेलियल सेल, तो ये सब डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं और इनकी शेप भी अलग होती है और साइज भी अलग होता है। अभी क्यों अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है इनके फंक्शन और स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, किस टाइप का कहाँ पर इन्हें कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंगली नेचर ने इन्हें शेप दी है और उसी के अकॉर्डिंग इनको साइज प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो साइज एंड द शेप ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन देयर फंक्शन एंड स्पेसिफिक जो इनका स्ट्रक्चर है, ये करेक्टरिस्टिक्स है उस बॉडी ऑर्गन के अंदर, वहाँ पर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मसल सेल्स जो हैं आप देख रहे हैं स्पिंडल शेप के होते हैं, देन ब्लड सेल्स हमारे ओवल शेप के होते हैं, ठीक है। नर्व सेल इतना लंबा होता है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल कहलाता है नर्व सेल, बिकॉज इट कैन बी 1 मीटर लॉन्ग ऑल्सो, ठीक है। तो अब इसका नर्व सेल का क्या फंक्शन है, हमारे ब्रेन से पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक, सेंस ऑर्गन्स तक मैसेजेस रिलीज करना और फिर वहाँ से मैसेजेस लेके जाना। तो अब इतना लंबा डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर हम छोटे छोटे सेल्स रखेंगे तो इसके लिए नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर नर्व सेल्स को लॉन्गेस्ट सेल में डेवलप किया ताकि मैसेज जल्दी कन्वे हो सके, ठीक है। तो ये इस टाइप का होता है, दिस इज द शेप। देन स्पर्म आप देख रहे हैं, क्योंकि इसको एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से मूव करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी एंटर करना होता है, देयरफॉर इसको ऐसा शेप दिया गया है, ठीक है, मूवमेंट के लिए। और टेल दी गई है ताकि ये आसानी से मूव करके आगे ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है। तो स्पर्म्स का, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनका एक स्पेसिफिक शेप, या इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आप ऐसे देखेंगे हेक्सागोनल शेप में होते हैं प्लांट्स के अंदर, इवन इस शेप के भी मिलेंगे आपको, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल। तो मोस्ट ऑफ द सेल जो होते हैं वो अपनी शेप चेंज नहीं करते, ठीक है। कुछ सेल्स होते हैं जो अपनी शेप चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी, जैसे कि ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है, और फिर आपके अमीबा हो गया, ठीक है। अमीबा यूनिसेलुलर है, अब इसको अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे जब फूड ग्रैस्प करना होता है तो ये क्या करता है, अपना सीडोपोडिया को फूड के चारों तरफ इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। ऐसे रिप्रोडक्शन के टाइम पे तो डिफरेंट फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के टाइम पर ये अपनी शेप चेंज कर लेता है। बट मोस्ट ऑफ द सेल डू नॉट चेंज देयर शेप, जैसे नर्व सेल की शेप यही रहेगी, मसल सेल की शेप यही रहेगी, ठीक है, स्पर्म्स की शेप यही रहेगी, ओवा की शेप यही रहेगी। तो बहुत सारे सेल्स अपनी शेप अपनी मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको शेप ही अकॉर्डिंगली उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग मिली हुई है, स्ट्रक्चर जहाँ पर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उनको स्ट्रक्चर मिला हुआ है। बट कुछ सेल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया ब्लड सेल्स और अमीबा, ये अपनी शेप चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी। तो एक्सेप्शंस तो होता ही है साइंस के अंदर, तो दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द सेल डू नॉट चेंज देयर शेप, जो उनको स्पेसिफिक शेप है वही रहती है, ठीक है। अब ये आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो लार्जेस्ट सेल पाया जाता है दैट इज द सेल ऑफ ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग का जो सेल होता है दैट इज नोन एज लार्जेस्ट, ठीक है। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है दैट इज द लार्जेस्ट सेल एंड स्मॉलेस्ट सेल इज PPLO, द फुल फॉर्म ऑफ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो एक ये माइक्रोप्लाज्मा एक होता है ऑर्गेनिज्म, तो उसका नाम है ये, स्पेसिफिक एक माइक्रोप्लाज्मा है। तो ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, ये आपकी नॉलेज के लिए आपको मालूम होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल का मतलब हो गया कि सेल बना किस चीज का हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम हुआ है, ठीक है। तो अब हम पूरे सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है, कि सेल बना किस चीज का है, कैसे उसकी कवरिंग होती है, कैसे उसकी वर्किंग होती है, क्या क्या उसके अंदर पाया जाता है। तो दिस इंक्लूड द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। तो सेल को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। सो सेल इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती क्या है, ठीक है। आपने देखा कोई चीज़ आप किसी एनवेलप के अंदर, किसी बैग के अंदर रखते हो, ठीक है, क्यों रखते हो, ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके अंदर से, ठीक है ना, उसको सेफली रखा जा सके। तो एक तरह से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सपोजिंगली सेल है, तो इसकी जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है सेल की, दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और सेल मेम्ब्रेन कहें, 2 नामों से जाना जाता है इसको। ओके स्टूडेंट्स, बीइंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, इट इज द मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द सेल, ठीक है।
अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर पाई जाती है। तो बेसिकली जब प्रोटेक्टिव लेयर है तो क्या करेगी, अंदर का जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनको बाहर आने से रोकती है और बाहर के कंपोनेंट्स को अंदर जाने से रोकती है, ठीक है। तो अब क्या है, कुछ ही सिलेक्टिव चीज़ों को एंट्री और एग्जिट करने के लिए अलाउ करती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसलिए हम इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन कि अगर ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है बाई चांस तो क्या होगा, सारा फ्लूइड जो है इसके अंदर का वो बाहर आ जाएगा, सारी ऑर्गेनेलीज जो सेल की है वो बाहर आ जाएगी एंड सेल विल बी एग्जिस्टिंग नो मोर। तो क्या होगा, सेल की वहाँ सेल विल बी डेड। So plasma membrane is responsible for controlling all the inner components of the cell. So it is highly protective in nature, ठीक है। So it is the outermost layer of the cell made up of lipids and protein. You can see the fluid mosaic model on the screen. इसमें फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, और प्रोटीन्स 2 तरीके के पाए जाते हैं, एक इंट्रेंसिक एक एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। तो जो आउटर साइड पर प्रोटीन पाया जाता है उसे एक्सट्रेंसिक कहते हैं और जो इन बिटवीन प्रोटीन्स के आप मॉलिक्यूल्स देख रहे हो उन्हें हम इंट्रेंसिक कहते हैं, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं तो डबल लेयर होती है फॉस्फोलिपिड्स की, तो उसके बीच में प्रोटीन्स जो होता है वो इंजेक्टेड होता है। लिविंग, इट्स हाईली लिविंग बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड सिलेक्टिवली परमिएबल। मैंने आपको बताया सिलेक्टिवली मतलब सेलेक्ट करती है कुछ ही चीज़ों को, इट इज़ वेरी सिलेक्टिव इन नेचर, ठीक है ना। कहते हैं ना बहुत चूजी है, किसी पर्सन के लिए हम कहते हैं बहुत चूजी है, तो इट इज़ हाईली सिलेक्टिव इन नेचर दैट इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सिलेक्टिव मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। सो दिस इज अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ लेट्स सी द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Okay students, these are the function of plasma membrane, important function of plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तो खैर बहुत ज़्यादा न्यूमरस फंक्शन होते हैं, बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनसाइड द सेल। कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस होता है उसको सेल के अंदर एंट्री नहीं देते। जैसे कोई इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है, जर्म्स हैं जो सेल के अंदर एंट्री चाह रहे हैं तो उनको प्रिवेंट करती है सेल के कंटेंट को उनकी एंट्री से, ठीक है। इट एक्ट एज द सेल, तो प्रोटेक्टिव काम कर रही है, एक तरह से गार्ड का काम कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है, ठीक है। इट एक्ट एज सेमी परमेबल, सेलेक्टिवली परमेबल, ठीक है, पार्शियली परमेबल और इम्परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो दोनों तरीके से ये काम करती है। अभी 4 टाइप की जो होती है मेम्ब्रेन, इसको बता देती हूँ मैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो होती है जो खाली सॉल्वेंट को अलाउ करती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है। तो अगर सॉल्वेंट बाहर से अंदर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो अलाउ कर रही है ना अंदर से बाहर को सॉल्वेंट को जाने के लिए, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी परमेबल और सेलेक्टिवली। अब सेमी परमेबल और सेलेक्टिवली परमेबल के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सेमी परमेबल के अंदर खाली ये सॉल्वेंट को अलाउ करती है, ठीक है। सेलेक्टिवली परमेबल के अंदर ये सॉल्वेंट को तो अलाउ करती है, सॉल्यूट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं खाली उनको अलाउ करती है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। पार्शियली का मतलब हो गया कि दोनों चीजों को थोड़ा थोड़ा, कभी कभी अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। थोड़ा सॉल्वेंट भी इधर ट्रांसफर हो रहा है, सॉल्यूट भी इधर ट्रांसफर हो रहा है, देन समटाइम वेरी फ्यू टाइम्स इट एक्ट एज अ पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन। इम्परमेबल मेम्ब्रेन कब एक्ट कर रही है? जब ये हार्मफुल सब्सटेंस को बिल्कुल अंदर एंटर करने नहीं दे रही, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द इनर कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम लीकिंग आउट। तो मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि अगर यहाँ से सारे कंटेंट ऑर्गेनेलीज ये अगर रप्चर हो जाएगी यहाँ से, तो सारा कंटेंट बाहर चला जाएगा एंड सेल विल बी नो मोर। तो ये प्रोटेक्ट करती है इनर कॉन्टैक्ट्स को भी लीक होने से। इट गेट्स मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये अपना मॉडिफिकेशन भी कर देती है डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है, टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब क्या होता है, वी एज अ टीचर, आई एम टेलिंग यू, वी एज अ टीचर हैव द मेन फंक्शन टू टीच द स्टूडेंट्स, बट कभी कभी हमारे अपने फंक्शन को मॉडिफाई करना पड़ता है, ठीक है। कुछ टीचर्स होने के साथ साथ कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, ठीक है, एग्जामिनर भी हैं,
और बोर्ड की नोटबुक चेक्स करने भी जाते हैं, तो क्या है कि अपने फंक्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा ऑफिस का वर्क भी करना पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है, एग्जामिनेशन वर्क भी करना पड़ जाता है, तो क्या है टीचिंग के अलावा अपने फंक्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं ना। तो इसी तरीके से जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये भी अपने फंक्शन को मॉडिफाई करती है। जैसे माइक्रोविली की फॉर्म में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है ह्यूमंस के, तो माइक्रोविलाई जो होता है वो फूड की एब्जॉर्प्शन का, डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन का काम करता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो दो प्रोसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, इनका डिफरेंस मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है। दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ related to plasma membrane. Okay students, now take some important points which will explain you the complete process of diffusion and osmosis. ठीक है, तो मैंने इनको साइड बाय साइड इसलिए रखा है ताकि आपको कंपैरिजन भी आ जाए और ये भी पता चल जाए कि डिफ्यूजन में एग्जैक्टली क्या होता है और ऑस्मोसिस में क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने से पहले मैं दो आपको एग्जांपल्स देती हूँ। डिफ्यूजन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन केमिस्ट्री ऑल्सो, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, तो उसमें आपने देखा है कि अगर हम एक कॉर्नर पे, रूम के एक कॉर्नर पे परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो थोड़ी देर में उसकी फ्रेग्रेंस जो होती है पूरे रूम में सर्कुलेट कर जाती है। तो वो किस वजह से, जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के पार्टिकल्स के अंदर इंटरमिक्स हो जाते हैं एंड दे स्प्रेड थ्रू आउट, ठीक है। इसी तरीके से हॉट फूड की जो स्मेल होती है वो हमारे को स्मेल आने लग जाती है, चाहे आपकी मदर किचन में बना रही हो, पर एकदम से उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, फ्यूम्स होते हैं फूड के, वो एयर के पार्टिकल्स के अंदर इंटरमिक्स हो जाते हैं एंड रीचेस आर नोज, ठीक है। ऐसी एक और एग्जांपल है इंसेंस स्टिक का। तो ये सब आप प्रीवियस चैप्टर्स में आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री के, कि जब इंसेंस स्टिक को बर्न करते हैं तो उसकी फ्रेग्रेंस भी थोड़ी देर में पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, ये डिफ्यूजन के एग्जाम्पल है। अब डिफ्यूजन में क्या होता है कि पार्टिकल्स आपस में मिक्स होते हैं। अब पार्टिकल्स कैसे मिक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यू कैन सी पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम, और यहां पर पूरे एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सारे में एयर है इसके। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये परफ्यूम के पार्टिकल्स मिक्स हो गए एयर के पार्टिकल में। अब प्रीवियसली क्या था, यहां पर था हायर कॉन्सेंट्रेशन, किसका हायर कॉन्सेंट्रेशन था, परफ्यूम का, ठीक है, परफ्यूम के पार्टिकल्स का, और यहां पर था लोअर कॉन्सेंट्रेशन, किसका, परफ्यूम के पार्टिकल्स का। तो अब क्या हुआ, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से परफ्यूम के पार्टिकल्स किधर गए, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यानी कि जहां उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था वहां से लोअर की तरफ चले गए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, सिंपली इंटरमिक्सिंग हो रही है। ऑस्मोसिस क्या होता है, अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, सपोजिंगली ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों लिख रही हूं, क्योंकि ऑस्मोसिस हमेशा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। दिस इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहां पर है हमारे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वी हैव टेकन वाटर, यूजुअली वी टेक सॉल्वेंट एज अ वाटर, ठीक है, सॉल्यूशन। तो ये है हमारा सॉल्वेंट दैट इज वाटर, ठीक है। अब इस साइड पर क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। मैं कुछ और पार्टिकल्स बना देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियरली हो जाए। दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हमारे बीच में है सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ठीक है। हियर वी हैव सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ, तो ये जो रेड पार्टिकल्स हैं ये किसके, सॉल्यूट के, और ये जो ब्लू पार्टिकल्स हैं ये किसके, सॉल्वेंट के। तो एक बहुत सिंपल सा काउंटिंग करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो सॉल्वेंट है यानी कि जो वाटर लिया है उसके कितने पार्टिकल्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको एक साथ 5 पार्टिकल्स दिख रहे हैं एक रो के अंदर, यहाँ पर आपको 3 पार्टिकल्स दिख रहे हैं। हम एक रो को ही कंपेयर कर लेते हैं, आपको कंपैरिजन आसान हो जाएगा। तो अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर किधर ज़्यादा है, इस तरफ ज़्यादा है, इधर वाटर के पार्टिकल्स, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज़्यादा है, तो इधर रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, किसका रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर।
तो यहां से पार्टिकल्स अब किधर मूव करेंगे, टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो यहां से इधर जाएंगे. दिस इज हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन. LC इज, मैं यहां लिख देती हूं कहीं आप सोचने लगो क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन. किसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ऑफ सॉल्वेंट. और हायर कॉन्सेंट्रेशन, और हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर. सो नाउ लेट्स टेक द, ठीक है, इट अकर्स. अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. तो यहां से भी पार्टिकल्स कहां मूव कर रहे हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और यहां भी पार्टिकल्स कहां मूव कर रहे हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो फर्क क्या हुआ दोनों में, भाई दोनों में यही हो रहा है, हायर से लोअर में जा रहे हैं, हायर से लोअर में जा रहे हैं. डिफरेंस इज देयर कि यहां पर सबसे पहली चीज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज हो रहा है. यहां पर हमारी कोई कंपल्शन नहीं कि सेमी परमेबल यूज करें. दूसरा, ये एयर के पार्टिकल्स यहां पर डिफ्यूज कर रहे हैं, और यहां पर मैं बार बार आपको सॉल्वेंट 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 के ऊपर स्ट्रेस दे रही हूं. यानी ऑस्मोसिस के अंदर जो हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, दैट टेक्स प्लेस ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. नाउ लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन. इट टेक्स प्लेस इन एनी मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस. डिफ्यूजन किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स के अंदर हो सकता है, किसी के भी मॉलिक्यूल्स के अंदर हो सकता है. जैसे यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स में हुआ, एयर के पार्टिकल्स में क्या हुआ, परफ्यूम के पार्टिकल्स ने एयर के पार्टिकल्स के अंदर डिफ्यूज कर दिया. ऐसे ही आप थोड़ा सा इंक को वाटर के अंदर डालिएगा तो आप क्या होता है, सारा वाटर हो जाता है हमारा ब्लू. ऐसे पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को अगर हम वाटर के अंदर डालते हैं तो अपने आप डिफ्यूज कर जाते हैं, पूरा पर्पल हो जाता है वाटर. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, तो डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, but it takes place in liquid only because the movement of solvent particle is taking place. Please concentrate on this thing. Only the solvent particles are moving from the, यहां पर solution तो है, ठीक है, उसके अंदर solution किससे मिलकर बनता है, solute और solvent से, but हमारा जो movement कर रहा है वो कौन कर रहा है, solvent के particles. Is it clear? Then next, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. मैंने मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इसलिए लिखा क्योंकि ये सॉलिड, मीडियम, गैस और लिक्विड तीनों के अंदर होता है. मूवमेंट ऑफ वाटर, प्लीज कॉन्सेंट्रेट अगेन, सॉल्वेंट. मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द, हायर से लोअर इधर भी हो रहा है, हायर से लोअर इधर भी हो रहा है. ठीक है, बट यहां पर वाटर की बात करते हैं और यहां पर हम तीनों मीडियम के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, इट मे और मे नॉट टेक प्लेस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. अब जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं हमारे ब्लड सेल्स के अंदर, तो दैट ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल के अंदर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो दैट ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू. रूट हेयर्स के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है. ठीक है, तो एयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है. ठीक है, दैट इज ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन. तो इट रिक्वायर्स अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इसके अंदर एक कंपल्सरी एक आप कह दीजिए कंडीशन है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही ऑस्मोसिस होगा. तो ऑस्मोसिस का ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इट टेक्स प्लेस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. और किसका मूवमेंट होता है, वाटर का. यहां सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं मूव करेगा, वाटर मूव करेगा. तो जब वाटर मूव करेगा तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है ना, वाटर यहां पर कम हो जाएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन, इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. Okay students, these are the three important type of solution: hypotonic, hypertonic and isotonic solution. अब hypotonic, hypotonic, isotonic solution क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ, पर उसके लिए आपको ये दो टर्म्स मालूम होनी चाहिए, that is endosmosis and exosmosis. ठीक है, पहले बात करते हैं एंडोस्मोसिस. एंड का मतलब है अंदर एंटर करना. ठीक है, ऑस्मोसिस मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं. ठीक है, इसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप करता है ये सॉल्यूशन इनके ऊपर, सॉल्वेंट पार्टिकल्स के ऊपर, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, द प्रेशर डेवलप बाय द सॉल्यूशन. ठीक है, इनके सॉल्वेंट के ऊपर ताकि और ना आ सके. ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. अब इसका एग्जाम्पल है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट हेयर्स. रूट हेयर्स जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं रूट हेयर्स से, सॉइल में से, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस.
मैंने आपको बताया था कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है ये हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को डिनोट कर रही है, ठीक है। अब अगर हम श्रिंक, आप उसको क्या कहते हैं, रेजिन्स को, किशमिश जिसे कहते हैं, रेजिन्स को अगर आप वाटर के अंदर रख देते हैं तो आप देखेंगे थोड़े टाइम के बाद वो स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी आप पल्सेस हैं या किसी को भी आप ग्राम्स हैं, ठीक है ना, आप अगर वाटर के अंदर डिप करके रखते हैं रात को तो आप देखते हैं ना मॉर्निंग में वो थोड़े से फूल जाते हैं। क्यों? मम्मी भिगो कर रखती हैं इसीलिए, ताकि थोड़े से स्वेल कर जाए। तो क्या होता है, वो वाटर, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उनकी, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सेम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। अब क्या है, अंदर जो है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है, प्लीज ये चीज ध्यान रखनी है आपको, लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, जो होता है कि जो हायर से लोअर की तरफ जाता है। अब अंदर लो है, बाहर पानी का कंटेंट ज़्यादा है, ये जो ब्लू डॉट से ही वाटर के सॉल्वेंट पार्टिकल्स को दिखा रही है। तो जब बाहर ज़्यादा है अंदर का में, तो कहाँ से मूवमेंट होगी, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, फ्रॉम हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। और उसकी वजह से क्या होता है, स्वेल कर जाता है सेल। तो अब जो सेल होता है वो स्वेल अप कर जाता है, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड hypotonic solution. Hypotonic solution मतलब the concentration of water or the solvent particles is more outside the cell as comparison to inside the cell. Therefore, the movement of water takes place from outside to inside, and this is called hypotonic solution. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोस्मोसिस, मतलब अंदर की तरफ ऑस्मोसिस होना, सेल के अंदर की तरफ। Now next is एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस में रिवर्स हो जाएगा, जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो अंदर ज़्यादा था और बाहर कम था, ठीक है। अगर हम इसको, किशमिश को हम अगर जो है सॉल्टी वाटर के अंदर रख देते हैं तो क्या होता है, वो श्रिंक कर जाएगी, ठीक है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से, वाटर के कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है। ये ब्लू पार्टिकल्स वाटर के मूवमेंट को दिखा रहे हैं। आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखें कि वाटर के पार्टिकल्स कहाँ पर मूव करने हैं। हमारे को सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन से मतलब नहीं है, हमारे को वाटर के कॉन्सेंट्रेशन से मतलब। तो वाटर अंदर ज़्यादा था, बाहर कम था, तो मूवमेंट हो गया इधर, ठीक है। तो सेल श्रिंक्स, दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है तो क्या होता है, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, सॉल्वेंट का कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। और इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। So movement of water from outside to inside is endosmosis, from inside to outside is exosmosis, and when there is no movement, ठीक है, no osmosis takes place. तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, और हाइपरटोनिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक टर्म और है जो मेरे को आपको बतानी है, दैट इज फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, ये एक फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही, ठीक है। क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया था, ये हार्मफुल सब्सटेंस इसको अंदर नहीं आने देती। तो कोई जर्म्स, बैक्टीरिया, इस टाइप के जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, तो ये उसको इनगल्फ करके उसको फिनिश कर देती है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको फिनिश अप कर देती है। एंड दैट प्रोसेस, दैट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो आई होप आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सारे प्रोसेसेस समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मैंने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ये वीडियो रिपीट कर करके देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, यू विल गेट द रिप्लाई अकॉर्डिंगली। प्लीज राइट द क्वेश्चन और एनी कॉन्सेप्ट विच यू वांट टू क्लेरिफाइड मोर डीपली, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी न्यूक्लियस के बारे में और सेल वॉल के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। Okay, see you in my next video. Bye bye, take care, have a nice time.